हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं मुसाफिर एग्रीकल्चरिस्ट के यूट्यूब परिवार में। जैसा कि अपन ने पुरानी क्लासों में पीवाईक्यू सीरीज़ देखे, लेकिन आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इस क्लास में मैं उन पॉइंट्स को लेकर आया हूँ जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये प्रैक्टिकल पॉइंट होने की वजह से अपने को थोड़ा कम पढ़ाए जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो से आपको लगभग एक क्वेश्चन कंफर्म मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मौसम संबंधी उपकरणों की सामान्य जानकारी, जिसमें पहला आता है अपना तापमापी। ठीक है, तापमापी क्या होता है? आप सबको पता है, तापमापी तापमान को मापने के काम में आता है। तो किसी वस्तु की गर्मी एवं शीतलता का माप तापमान है। वायु के तापमान को तापमापी द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी भी मौसम वेधशाला में निम्न 4 प्रकार के तापमापी होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के तापमापी होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? अधिकतम तापमापी, न्यूनतम तापमापी, शुष्क बल्ब तापमापी, और एक होता है आर्द्र बल्ब तापमापी। ठीक है, ये 4 प्रकार के, इसमें 3 ही पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। यह है अधिकतम तापमापी का फोटो। अब आप इसमें देखकर क्या क्या समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है अपने को? अधिकतम तापमापी में अपने को दिखने को मिल रहा है, इसमें मैक्सिमम लिखा हुआ है और इसमें रेंज लिखी हुई है -35 से +50 तक। तो एक बार मुझे ध्यान है, क्वेश्चन पूछा गया कि अधिकतम तापमापी पर जो डाटा अंकित होते हैं या टेम्परेचर के डाटा अंकित होते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं? तो -35 से लेकर 50 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अधिकतम तापमापी होता क्या है? अधिकतम तापमापी, सबसे पहले कांच की नली में पारा रहता है। क्या रहता है दोस्त? पारा। ठीक है, और वायु का अधिकतम तापमान ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। अधिकतम तापमापी में कांच की नली होती है, इसमें क्या भरा होता है? पारा। जबकि अपन न्यूनतम तापमापी पढ़ेंगे, वहाँ कुछ और चीज़ भरी होगी। ठीक है, तो ध्यान देना आप। और वायु का अधिकतम तापमान ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। तो अधिकतम तापमापी अधिकतम तापमान ज्ञात करेगा, कोई दिक्कत नहीं। कांच की पतली नली होती है, ठीक है, जिसका एक सिरा बल्ब के रूप में तथा दूसरा सिरा बंद होता है। आप देख पा रहे हो ना, एक सिरा बल्ब के रूप में, ये बल्ब है, ठीक है, दूसरा सिरा बंद है, बिल्कुल बंद है ना। आगे देखते हैं। नली के निचले सिरे में पारा भरा होता है, मरकरी बोलते हैं पारे को। ठीक है, ये भरा होता है। बल्ब के पास कांच की नली में एक संकुचन कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जो पारे को अपने आप गिरने नहीं देता है। ये अपना डायग्राम है, इसमें क्या है? संकुचन लगा है। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो इसमें आप देख पा रहे हो ये संकुचन लगा है, जिसके कारण क्या होता है कि ये पारे को नीचे गिरने नहीं देगा। और तापमापी पर ये अपन बात कर ही चुके हैं, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से +55 डिग्री, यानी कि -35 से, ये माइनस इधर रह गया ऊपर की लाइन में, तक सेल्सियस पैमाने पर मात्रक अंकित रहते हैं। तापमान बढ़ने के अनुसार कांच की नली में पारा ऊपर चढ़ने लगता है, परंतु तापमान कम होने पर संकुचन के कारण पारा वापस नीचे नहीं आ पाता है। अब अधिकतम तापमापी में क्या होगा? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो पारा ऊपर बढ़ेगा। अब अपन देख लेंगे कितने रेंज तक काउंट हुआ है ये, यानी कि 10, 15, 20, 25, 30, 35 तक हुआ या 40 तक हुआ। तो जब तापमान बढ़ेगा तो पारा भी ऊपर बढ़ेगा, लेकिन संकुचन के कारण क्या होता है? पारा नीचे नहीं आ पाता है। तो जहाँ तक पारा पहुँचेगा वहाँ तक अपन टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। तो इसी कारण दिन का अधिकतम तापमान इस तापमापी से कभी भी ले सकते हैं। इसे प्रतिदिन सुबह के समय व्यवस्थित करते हैं। किस टाइम करते हैं? सुबह के समय, ना कि दोपहर के समय। ठीक है, इस समय इसका पाठ्यांक शुष्क बल्ब तापमापी से ±0.3 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जब अपन ड्राई बल्ब थर्मामीटर से मापते हैं या शुष्क बल्ब तापमापी से मापते हैं तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए?
±0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। जब सेट करते हैं उस टाइम की बात है, उसके बाद तो अपन उसमें देख कर मेजर कर सकते हैं। यह है न्यूनतम तापमापी। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें छोटा सा डिफरेंस है, इसकी रेंज देखो आप, -40 से 50 थी, जबकि अधिकतम तापमापी में कितनी थी, -35 से 50। ठीक है, और डिफरेंस क्या है अपन देखते हैं। कांच की नली में एल्कोहल भरा होता है, उसमें क्या भरा था, पारा मरकरी, इसमें एल्कोहल भरा होता है। इसकी सहायता से दिन का न्यूनतम तापमान ज्ञात किया जा सकता है, उससे अधिकतम तापमान ज्ञात करते हैं। नली के निचले सिरे में बल्ब की तरफ एल्कोहल भरा रहता है, ठीक है, ये बात हो गई अपनी। और उसके अग्र सिरे की तरफ केश नलिका में एक डंबल के आकार का नीले रंग का संकेतक लगा रहता है, जिसका ऊपर की तरफ का सिरा जो पृष्ठ तनाव के कारण रुका रहता है, न्यूनतम तापमान प्रदर्शित करता है। ठीक है, तापमान कम होने पर एल्कोहल का आयतन घटता है। तापमान कम होगा तो एल्कोहल का आयतन घटेगा, और तापमान बढ़ेगा तो एल्कोहल का आयतन भी बढ़ेगा। तो एल्कोहल की इस सिकुड़न की साथ संकेतक भी तापमापी के बल्ब की तरफ नीचे आता है। संकेतक जो इंडेक्स लगा होता है ना, वो भी तापमापी के बल्ब की तरफ नीचे आता है। अब तापमान बढ़ने पर एल्कोहल का आयतन बढ़ता है, परंतु संकेतक एल्कोहल के साथ ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता। ठीक है, वहाँ अपन ने क्या देखा था, जो पारा था तापमान बढ़ने के साथ तो बढ़ता है, लेकिन घटने के साथ नीचे नहीं आ पाता संकुचन के कारण। यहाँ भी सेम वही कैसे, वहाँ संकुचन था, यहाँ संकेतक है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर नीचे जाता है तो पारा नीचे, इसमें न्यूनतम तापमापी में एल्कोहल नीचे जाएगा। अब एल्कोहल नीचे जाएगा तो जो संकेतक है वो भी नीचे आएगा, लेकिन जब एल्कोहल का आयतन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एल्कोहल का आयतन बढ़ेगा, तो जो संकेतक है ये ऊपर नहीं जा पाता। इसके कारण इसमें जब ये नीचे रहता है तो अपन इसका न्यूनतम तापमान ज्ञात कर सकते हैं। इससे प्रतिदिन दोपहर के समय व्यवस्थित किया जाता है, और इस समय इसका तापमान शुष्क बल्ब तापमापी से ±0.6 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जब अपन इसको सेट करते हैं, कब करते हैं इसको, दोपहर के टाइम, और इसको कब करते हैं, सुबह के टाइम, ये ध्यान रखना है। इसमें शुष्क बल्ब तापमापी से ±0.3 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जबकि इसमें ±0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी अपन बात कर चुके हैं। इस पर तापमान कितना अंकित रहता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड से +50 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि अधिकतम तापमापी में क्या होगा, -35 डिग्री सेंटीग्रेड से +50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसमें से आपको क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक आज लेकर आया हूँ। अगला है अपना शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, उपरोक्त तापमापियों में से प्रथम दो वायु का क्रमशः अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए एवं शेष दो वायु का, यानी कि अधिकतम तापमापी और न्यूनतम तापमापी क्या ज्ञात करेंगे, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान। जबकि ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मामीटर जो शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी है, ये क्या मापते हैं, ये मापते हैं अपने ये मापता है अपना ड्यू पॉइंट, जिसे औसांक कहते हैं, आर्द्रता जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, और जलवाष्प वेपर प्रेशर। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी मेजर करते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि जो ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मामीटर है ये निम्न में से किसको नहीं मापते। पहला ऑप्शन में मिलेगा आपको अधिकतम तापमान, दूसरा मिलेगा ड्यू पॉइंट, तीसरा मिलेगा ह्यूमिडिटी, चौथा मिलेगा वेपर प्रेशर। तो कौन सा आंसर चला जाएगा, अधिकतम तापमान। ठीक है, या अधिकतम तापमान की जगह न्यूनतम तापमान मिल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ये किस किस को मेजर करता है। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया। अब ये है अपना स्टीवेंसन स्क्रीन। तो इसमें कुछ ये 8 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो आगे देखते हैं अपन क्या है। स्टीवेंसन स्क्रीन जो होती है ना, स्टीवेंसन स्क्रीन ये चारों तापमापी मौसम वेधशाला में लकड़ी के एक विशेष प्रकार के बक्से में रखे जाते हैं। अभी जो अपन ने पढ़े अधिकतम तापमापी, न्यूनतम तापमापी और शुष्क बल्ब और आर्द्र बल्ब थर्मामीटर, ये चारों मौसम वेधशाला में कहाँ रखते हैं, तो लकड़ी के एक विशेष प्रकार के बक्से में रखा जाता है। इस बक्से को क्या कहते हैं, स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं। अब इससे रिलेटेड भी एक बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यह बक्सा पृथ्वी सतह से 1.22 मीटर, कितना, ये ध्यान देना आपको दोस्त,
1.22 मीटर, 1.22 मीटर। अब आपको फीट में पूछ लिया जाए तो कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 मीटर में 3 फीट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसमें? लगभग 4 फीट के आसपास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। 1.22 मीटर की ऊंचाई पर 4 लोहे या लकड़ी के स्तंभों पर स्थापित किया जाता है। ये 4 लकड़ी के लोहे या स्तंभ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। ये देख पा रहे हो आप। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? और इसको सफ़ेद रंग से रंगा जाता है। ये रंग पूछा जा सकता है दोस्त आपसे, कौन सा, कि किस स्टीवेंसन स्क्रीन किस रंग से रंगा जाता है? तो सफ़ेद रंग से। क्यों? क्योंकि धूप विकिरण से इसके अंदर रखे तापमापियों को बचाया जा सकता है। इसको इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि इसका दरवाजा उत्तर दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है। किस दिशा में खुलेगा? उत्तर दिशा में। देख रहे हो आप ये वाला दरवाजा, ये वाला, ठीक है। किस दिशा में खुलता है? इसकी बात हो रही है। नीचे की तरफ उत्तर दिशा में लटकते हुए खुलता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा किस दिशा में खुलता है, तो उसका आंसर गया था उत्तर दिशा में। अगर आप कहोगे तो मैं जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं वो आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है। जिससे सूर्य की रोशनी कम से कम प्रवेश करे। उत्तर दिशा में खुलेगा तो सूर्य की रोशनी कम से कम, यानी कि अपने को जो थर्मामीटर है चारों टाइप के, इनको सूर्य के प्रकाश और विकिरण से बचाना मुख्य उद्देश्य होता है। इस प्रकार इस बक्से में रखकर तापमापियों को धरातल एवं अन्य वस्तुओं के सीधे संपर्क से दूर रखकर गर्म होने से बचाया जा सकता है। साथ ही वर्षा से भी सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि ये धरातल से 1.22 मीटर ऊंचा होता है, तो अपनी सुरक्षा हो जाती है, पानी भरने की समस्या से बचाओ। चित्र में बताए अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम तापमापी स्टीवेंसन स्क्रीन में क्षैतिज अनुप्रस्थ हॉरिजॉन्टल अवस्था में क्रमशः ऊपर एवं नीचे की तरफ रखते हैं। ये पॉइंट नोट करना है दोस्तों आपको। अगर कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है स्टीवेंसन स्क्रीन से तो ये चीज़ ज़्यादा उलझ जाएगी। क्या बोल रहा है? क्षैतिज या अनुप्रस्थ, यानी कि आड़ापन बोल सकते हैं। तापमापी स्टीवेंसन स्क्रीन में क्षैतिज या अनुप्रस्थ अवस्था में क्रमशः ऊपर एवं नीचे की तरफ रखते हैं। देखते हैं तो अधिकतम तापमापी और न्यूनतम तापमापी की, तो 5 और 8 पॉइंट कहाँ है? ये यहाँ पर है, सॉरी, ये 5वां पॉइंट यहाँ पर है, 5वां पॉइंट आपका, ये 8वां पॉइंट है। तो ऊपर और नीचे की तरफ रख रहे हैं अपन, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? नीचे की तरफ रखते हैं। शुष्क बल्ब तापमापी एवं आर्द्र बल्ब तापमापियों को इनके साथ ऊर्ध्वाधर अवस्था में क्रमशः बाईं एवं दाईं तरफ स्थापित किया जाता है। ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी दिशा में। तो शुष्क और आर्द्र बल्ब यानी कि 6वां और 7वां पॉइंट कहाँ है अपना? तो 6वां और 7वां पॉइंट यहाँ पर आ गया। आप देख पा रहे हो, ये 6वां और ये 7वां पॉइंट, ठीक है। ये खड़ी दिशा में इनको रखते हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो शुष्क बल्ब तापमापी को इनके साथ ऊर्ध्वाधर अवस्था में रखा जाता है, बाईं एवं दाईं तरफ स्थापित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तापमान संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। दैनिक औसत तापमान। दिन का उच्चतम और न्यूनतम तापमान ज्ञात होने पर दिन का औसत तापमान निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? कि मान लिया जाए दिन का उच्चतम तापमान है अपना 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और उसी दिन का न्यूनतम तापमान है अपना 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अपने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। तो 40 + 20 कितने हो जाएंगे? 60, ठीक है, और उसमें 2 से डिवाइड करना, तो आंसर क्या आएगा? 30। तो औसत तापमान क्या हुआ? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना औसत तापमान कैसे ज्ञात करें? उच्चतम तापमान प्लस न्यूनतम तापमान। ये क्वेश्चन या ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। अगली बात करें अपन, मैं कुछ जो अपने मौसम और जलवायु वाला टॉपिक है उसी के अंदर का मैटर है सारा, तो 11th की बुक का मैटर है। इसमें से मैं आपके लिए जो टेबल फॉर्म में कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो लेकर आया हूँ। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो सबसे पहला अंतर तो ये कि ये किसी स्थान विशेष की दैनिक अवस्था से संबंधित है। कौन सी? दैनिक अवस्था से। जबकि ये जलवायु दीर्घ अवधि से संबंधित होती है, यानी कि
विभिन्न मौसम जो होते हैं ना, इनका एकीकरण जलवायु कहलाती है, और जलवायु का विभेदीकरण मौसम कहलाता है। ये अपने लाइन दी हुई है। अगला पॉइंट है, मौसम हमेशा परिवर्तनशील होता है और वायुमंडलीय परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। यह लगभग स्थायी और क्षेत्र के साथ बदलता है। क्या? जलवायु स्थायी होती है, यानी कि WMO जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अनुसार इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये भी पूछा जाता है। इसके अनुसार 31 वर्षों का जो औसत मौसमी दशाएं होती है ना, उनको जलवायु के रूप में माना जाता है। तो मौसम क्या है? जलवायु की इकाई है। क्या है? तीसरा पॉइंट क्या कहता है अपना? जलवायु की इकाई है। जबकि जलवायु यह विभिन्न प्रकार के मौसमों का सम्मिलित रूप है। चौथा पॉइंट है, एक दिन में कई प्रकार का मौसम हो सकता है, लेकिन जलवायु एक ही प्रकार की बनी रहती है। दीर्घ अवधि के साथ में इसमें बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन आता है। पांचवा पॉइंट, यह जलवायु का विभेदीकरण है। मौसम यानी कि जलवायु अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो अलग अलग जैसे कैसी? शुष्क जलवायु, ठंडी जलवायु, उष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। तो ये सारी जलवायु अलग अलग होती है। तो ये सारी किससे मिलकर बनी होती है? मौसम से। तो जलवायु का एक भेद माना जा सकता है मौसम, लेकिन जलवायु जो होती है यह मौसम का एकीकरण है। आगे बढ़ते हैं। मेघ और कोहरे में अंतर। मेघ और कोहरे में क्या अंतर है सर? तो यह आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। मेघ और कोहरे की निर्माण प्रक्रिया समान है। देख रहे हो आप पहली लाइन, मेघ एवं कोहरे की निर्माण प्रक्रिया एक समान है। भौतिक दृष्टिकोण से इनमें कोई अंतर नहीं होता, परंतु निर्माण स्थल की भिन्नताएं, इनका निर्माण कहाँ पर हो रहा है, इसकी भिन्नता के कारण इसमें निम्न विभेद पाए जाते हैं। जैसे मेघ, मेघ यानी बादल, मेघ अधिक ऊंचाई पर होता है, इनका निर्माण, बादलों का निर्माण ज़्यादा ऊंचाई पर होता है। कोहरा, कोहरा तो अपन कोई साधन चलाते हैं। आप कभी बाइक लेकर गए हो, कार लेकर गए हो, तो आपने देखा होगा कि धुंधला सा सड़क के सामने धुंधला सा मंजर दिखाई देता है, वो कोहरा होता है। मेनली सर्दियों के मौसम में ऐसा देखने को मिलता है। मेघ से वर्षा होती, बादलों से वर्षा होती, सबको पता है, लेकिन कोहरे से वर्षा नहीं होती। जल कणों की मोटाई अधिक होती है। बादलों में जो मेघ होते हैं ना, इनसे भी पानी दिखता है, और कोहरे से भी पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट दिखती है। लेकिन मेघ वाले जल कणों की मोटाई अधिक होगी, कोहरे की जल कणों की मोटाई कम होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, मोटाई अधिक और मोटाई कम। अगला पॉइंट है, मेघों का निर्माण केवल संघनन प्रक्रिया द्वारा होता है। संघनन का मतलब कंडेंसेशन। ठीक है, यानी कि जो लिक्विड होगा, पानी होगा, सीधा किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाता है, और आसमान में अपने को दिखाई देता है। जबकि कोहरा विपरीत जल राशियों के सम्मिलन से कोहरे का निर्माण होता है। विपरीत जल राशियों के सम्मिलन से कोहरे का निर्माण होता है। इसमें हानिकारक गैसें हो सकती है, धूम्रकण हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, मेघ ऊर्ध्वाधर दृश्यता, वर्टिकल विजिबिलिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, वर्टिकल विजिबिलिटी कैसे? कि अपन जैसे देखते हैं कहीं भी खुली जगह जाकर देखते हैं, तो अपन ऊपर की साइड देखते हैं ना, तो मेघ ऊपर ही होते हैं ना, बादल, तो वर्टिकल दृश्यता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि बादलों के ऊपर तो अपन देख नहीं सकते ना। तो वो वाली बात बताना चाह रहा है। अब जबकि कोहरा क्या होता है? कोहरा क्षैतिज दृश्यता को प्रभावित करता है। क्षैतिज दृश्यता को कैसे? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी कि अपन सड़क पर जब साधन लेकर जाते हैं तो सामने अपने को कुछ दिखाई नहीं देता, वो हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़े। ये आप देख पा रहे हो, इसमें ये ऊपर की साइड क्या है? ये ऊपर की साइड क्या है? ये बादल है, जबकि ये नीचे क्या दिख रहा है आपको? कोहरा। ठीक है, इसमें भी ये कोहरा दिख रहा है, इसके लिए अपने को दिल्ली का लाल किला नजर नहीं आ रहा सही से, और ये ऊपर बादल है। क्लियर? अब आप पढ़ सकते हो। ये फोटो मैंने वैसे इससे गूगल से उठाई थी आपको समझाने के लिए। मेघ, बादल मुख्य रूप से वर्टिकल विजिबिलिटी यानी कि ऊर्ध्वाधर दृश्यता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे जमीन से ऊपर आकाश की ओर जाने वाली दृष्टि को रोकते हैं। जबकि स्मॉग या धुंध में मौजूद महीन कण और हानिकारक गैसें सूर्य के प्रकाश को बिखेरकर हॉरिजॉन्टल दृश्यता को कम कर देती है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है कि 60 होवे 60वें दिन, जब पानी पावे 8वें दिन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कहावत
किस फसल के लिए कही गई है? तो शुरू से पढ़ते हैं अपन। जब फसल का वृद्धि काल चल रहा हो 10 से 15 दिन के अंतर पर वर्षा फसलों के लिए अच्छी रहती है। धान की फसल के लिए कहावत है। किस फसल के लिए? धान की फसल के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, क्या कहावत है? 60 होवे 60वें दिन, जब पानी पावे 8वें दिन। यानी कि यदि 60 धान को 60 यानी कि 60 दिन में तैयार होने वाले धान को 60 धान को हर 8 दिन में पानी मिलता रहे तो वह 60वें दिन तैयार हो जाती है। और सितंबर माह में अच्छी वर्षा होने से 12 क्षेत्रों में रबी की फसल अच्छी होती है। ये अगला पॉइंट है। लेकिन अपने को ध्यान रखना है 60 होवे 60वें दिन, जब पानी पावे 8वें दिन। तो 60 दिन 60 फसल 60 धान 60 दिन में तैयार हो जाती है, जब उसको हर 8वें दिन पानी पिलाया जाता है। तो ये कहावत धान के लिए कही गई, ये पूछा जा सकता है। अगला क्या पूछ सकता है? स्तंभन प्रोपिंग क्या है? तो प्रोपिंग क्या है? सहारा देना। गन्ना, ज्वार, मक्का। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रोपिंग की क्रिया किन किन फसलों में होती है? तो किन किन में होती है? गन्ना, किस किस में होती है? गन्ना, ज्वार, मक्का की फसलों के तनों को उन्हीं की पत्तियों द्वारा बांध देते हैं। इस क्रिया को प्रोपिंग कहते हैं, ताकि वो नीचे गिरे नहीं। इससे फसलें गिरने से बच जाती है। तो ये आज की क्लास के अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं इसी तरीके के जो 11th-12th की बुक के RBSC के पॉइंट हैं, इनको अपन अगली क्लासों में मेंशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।